पेरेन्काइमेटस सेल को अगर आप देखें तो इनका साइज एक जैसा होगा। पहली बात, साइज क्या होगा? एक जैसा होगा। और ये मोस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज यहां पे जानिए कि जो कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी पूरे साल एक जैसी नहीं होती, राइट? ये उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ये उसके एनवायरमेंटल कंडीशन पर भी डिपेंड करती है। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर का जितना भी पार्ट है, जिसमें हम सेकेंडरी फ्लोएम को भी कंसीडर कर सकते हैं, इस सभी को हम किस में कंसीडर कर सकते हैं? बार्क में कंसीडर कर सकते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चों, वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हम समझेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 11th का ये जो चैप्टर है, इसको कंप्लीटली इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट सेशन में कि किस तरीके से इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट की गई हैं। तो समय को ज्यादा न व्यर्थ करते हुए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। मुझे उम्मीद है आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी, एकदम धमाकेदार चल रही होगी, और आपकी उसी पढ़ाई को थोड़ा सा और बूस्ट करने के लिए यह पॉडकास्ट सेशन जरूर आपकी मदद करेगा। तो शुरुआत कर देते हैं इस चैप्टर की। यहां पर एक चीज समझिए, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी वर्ड का मीनिंग क्या है? बायोलॉजी में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। आप रिपीटेडली इन वर्ड्स को समझते होंगे। इसी में से एनाटॉमी वर्ड जो यहां पे यूज हुआ है, इसके बारे में समझाता हूं। मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की वर्किंग, और एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। और डिटेल में समझिए, एनाटॉमी को अगर हम मेंशन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे भैया? एनाटॉमी बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि कोई भी प्लांट हो चाहे कोई भी एनिमल हो, उनकी जो बॉडी बनी हुई होगी उसकी बेसिक यूनिट क्या है? यस, यू ऑलरेडी नो, सेल। और सेल मिलके क्या बनाएंगी? सेल कंबाइन होके क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी। टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब यहां पे एक बात समझिए कि जितने डिफरेंट ऑर्गन होंगे, राइट, डिफरेंट ऑर्गन की एनाटॉमी जो होगी वो डिफरेंट होगी। यस, डिफरेंट ऑर्गन की जो एनाटॉमी होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, चाहे अगर आप इस तरीके से सोच के देखिए कि एक ही पर्टिकुलर ग्रुप है, फॉर एग्जांपल एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ही अगर आप मोनोकॉट की बात कर रहे हो, अगर आप डाइकॉट की बात कर रहे हो, और उनकी एनाटॉमी को जब आप एनालाइज करोगे तो दोनों की एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट मिलेंगे आपको। यस, तो इसी तरीके से हम इस चैप्टर में एनाटॉमी के बारे में इन डिटेल, प्लांट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि चैप्टर किससे रिलेटेड है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट बोले तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट और डाइकॉट, इन्हीं से रिलेट करते हुए हम इनकी एनाटॉमी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टर्म टिश्यू से। ओके, टिश्यू की अगर हम बात करें तो हम क्या मेंशन करते हैं भाई? कि ग्रुप ऑफ सेल जो क्या है भाई? जो कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन शो करता है, राइट? कीवर्ड यहां पे ध्यान रखिए, कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन शो करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। ठीक है सर, हमने मान लिया। अब यहां पे एक चीज और नोटिस करो कि टिश्यू जो होंगे प्लांट के अंदर वो दो टाइप के होंगे मेनली। कौन कौन से टाइप होंगे? एक होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होंगे परमानेंट टिश्यू। क्लियर है? टिश्यू मेनली आप ब्रॉड वे में जब कैसे कैटेगराइज कर रहे हो तो आप बोलोगे कि सर जो टिश्यू है ना वो दो टाइप के, कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो बात निकल के आती है यहां पे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक की बात करेंगे, फिर सेकंड हाफ में, मतलब इसके अगले पार्ट में हम क्या बात करेंगे? फिर हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। तो शुरुआत करते हैं मेरिस्टेमेटिक। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मेरिस्टेमेटिक एक्चुअली में एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिवाइडिंग। ये वो इमेच्योर सेल होती है जो कॉन्टिन्यूअसली स्टेट ऑफ डिवीजन में मिलेंगी आपको। यस, मेरिस्टेमेटिक सेल वो सेल है जो कॉन्टिन्यूअसली आपको क्या देखने को मिलेंगी? डिवीजन की स्टेट में मिलेंगी। ये डिफरेंशिएटेड भी नहीं होती, राइट? ये कैसी होती है? डिफरेंशिएटेड सेल नहीं होती, ये ऑलमोस्ट अनडिफरेंशिएटेड सेल होती हैं। और आप इनकी लोकेशन अगर देखें तो आप देखोगे कि ये आपको कहां पे मिलेंगी? शूट एपिकल मेरिस्टेम पे और रूट एपिकल, या शूट एपेक्स बोलो, उनकी वो रीजन जहां पे डिवीजन हो रहा होगा, वो रीजन जहां पे ग्रोथ हो रही होगी, वहां पे ये सेल मिलेंगी, राइट? क्योंकि ग्रोथ अगर हो रही है तो वहां पे सेल डिवीजन हो रहा होगा, और वो सेल जो सेल डिवीजन करती है हम उनको क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं। परमानेंट सेल कौन सी है? जो डिवाइड नहीं कर रही सर, उनको हम परमानेंट बोलेंगे। इतना समझ में आया? अब यहां पे एक चीज और समझिए कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल है अपने पास, राइट, ये कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रही है? डिवीजन में जा रही है। ठीक है, इनको हमको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा,
राइट हम यहां पे पहले इनकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, फिर इनके टाइप पे चलेंगे। जरा प्रॉपर्टी देखिए, जब आप मेरिस्टेमेटिक सेल की बात करेंगे तो पहली बात कि इमेच्योर होंगी, ये अनडिफरेंशिएटेड होंगी, ये कॉन्टिन्यूअसली इन द स्टेट ऑफ डिवीजन होंगी। इनका जो साइज होगा वो सेल का साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस का साइज प्रोमिनेंट और बड़ा होगा। इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस साइटोप्लाज्म होगा। इनमें वैक्यूल्स जो होंगी वो वैक्यूल्स एब्सेंट होंगी। इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस जो होगा वो कम होगा, बहुत कम होगा या खत्म होगा। समझ रहे हो? तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो मेरिस्टेमेटिक सेल शो करेंगी। क्लियर है? तो ये मैंने मेरिस्टेमेटिक सेल की बात की, बहुत ही काफी डिटेल में विद प्रॉपर्टी बात की। अब इनके टाइप पे आ जाते हैं। देखो जब भी हम मेरिस्टेमेटिक सेल के टाइप की बात करेंगे तो हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल में आप किस बेसिस पे बात कर रहे हो। तो देखो हम पहले बोलेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ, हम बोलेंगे ओरिजिन, कि ओरिजिन के बेसिस पे कौन कौन सी हो सकती है। तो हम यहां पे बोलेंगे सबसे पहले आती है प्रोटोटाइप की, राइट, फिर आती है प्राइमरी मेरिस्टेम, फिर आती है सेकेंडरी मेरिस्टेम। एक सबसे पहले प्रो टाइप की आती है। प्रो वाली क्या होती है? वो जो एम्ब्रियो को ग्रो कराने में मदद करती है, एक तो वो होती है जिनको हम प्रो वाली स्टेज बोलते हैं, राइट। फिर आती है अपनी प्राइमरी मेरिस्टेम, जो प्रो वाली से ही ड्राइव होती है, वो क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम। और एक आती है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या होगा? जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम में आप क्या देखोगे? प्राइमरी से मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल बनती है। फिर वो परमानेंट सेल आप क्या देखोगे? डिवाइड नहीं कर रही होगी, मगर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन वो क्या करेगी? डिवाइड करने लग जाएगी। डी डिफरेंशिएट होने पे वही परमानेंट सेल डिवाइड करने लग जाएगी, और डिवाइड करने के बाद फिर जब उससे परमानेंट सेल बनेगी तो वो क्या होंगी? सेकेंडरी सेल होंगी, राइट। और इससे जो मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग सेल होंगी वो मेरिस्टेमेटिक सेल होंगी। और जो डी डिफरेंशिएशन के बाद अगर रीडिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहां पे सेकेंडरी टिश्यू बनेगा, राइट। फिर क्या बनेगा? यहां पे सेकेंडरी टिश्यू बनेगा। तो आपने ओरिजिन के बेसिस पे यहां पे मेंशन किया, मेजर केसेस में मेंशन करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन बात कर सकते हो, ये तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बात किया। दूसरा आप ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन बात कर सकते हो कि पोजीशन के बेसिस पे ये जो मेरिस्टेम है तीन टाइप की हो सकती है। एक एपिकल रीजन में मिल रही है तो एपिकल मेरिस्टेम, राइट। एक इंटरकैलरी रीजन में मिल रही है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और एक लेटरल मिल रही है, लेटरल मेरिस्टेम। अगर यहां पे एक चीज नोटिस करें कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और जो एपिकल मेरिस्टेम है वो दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम के पार्ट है, जबकि जो हमारी लेटरल मेरिस्टेम है वो क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करते हैं, राइट। तो हम एक एक करके इन तीनों की बात डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप समझिए एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम को मैंने हालांकि डिटेल में आपको और एक्सप्लेन किया ही हुआ है, और थोड़ा समझ लो। एपिकल मेरिस्टेम मेंशन कर रहा हूं कि ये शूट एपेक्स और रूट एपेक्स के डिवाइडिंग रीजन में प्रेजेंट है, राइट। और प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाने में इन्वॉल्व है। किसमें इन्वॉल्व है? प्राइमरी बॉडी को बनाने में इन्वॉल्व है। याद रखना ये फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट रहती है। प्राइमरी मेरिस्टेम फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट रहेंगी, राइट। प्राइमरी मेरिस्टेम फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट रहेंगी, और क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम फ्रॉम द बर्थ रहती है इसीलिए हम क्या बोलते हैं इनको? प्राइमरी मेरिस्टेम। क्लियर है? इतना पॉइंट क्लियर हुआ। इनकी लोकेशन अगर आप देखें तो ग्रोइंग जो लीफ है वहां पे मिलेगी, एक बार को बड में भी मिलेगी। और आप जरा साइड में ऑक्सिलरी बड देखते हो, ऑक्सिलरी बड जैसे ब्रांचेस और साइड की जो बड निकलती है ऑक्सिलरी बड, वहां पे भी इनका प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए इंटरकैलरी के बारे में। इंटरकैलरी भी बच्चों आपकी क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम ही है। इंटरकैलरी भी क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम ही है, बट ये बिटवीन मैच्योर टिश्यू प्रेजेंट है। समझिए बात को कि एपिकल वाली टिप पे प्रेजेंट है, बट ये कहां प्रेजेंट है? डिवाइडिंग है, बट बिटवीन मैच्योर टिश्यू प्रेजेंट है। ये कहां प्रेजेंट है? बिटवीन मैच्योर टिश्यू। अगेन एक चीज नोटिस करिए कि ये भी प्राइमरी के ही पार्ट है। प्राइमरी के पार्ट क्यों भाई? क्योंकि ये प्राइमरी बॉडी को बनाने में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये भी प्राइमरी बॉडी को बनाने में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो? साइड में लेटरल मेरिस्टेम है। लेटरल मेरिस्टेम के केस में क्या आएगा भाई? ये सेकेंडरी मेरिस्टेम के केस में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि जो प्राइमरी जो सेल होती थी उनसे जो परमानेंट सेल बनी उन्हीं के दोबारा से डिवीजन से ये क्रिएट होना स्टार्ट होती है, और ये प्रमोट करती है सेकेंडरी ग्रोथ को। और एक चीज नोटिस करिएगा, प्राइमरी में जो हमारी कंडीशंस थी एपिकल और इंटरकैलरी, वो आपकी प्लांट की हाइट को बढ़ाने में मदद करेंगी। जो ये सेकेंडरी वाली है जिनको हम क्या बोल रहे हैं? लेटरल मेरिस्टेम, ये ग्रिथ को बढ़ाने में, उसकी चौड़ाई को बढ़ाने में इन्वॉल्व होगी। सही है? यहां पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जरा एक चीज समझिए, यहां पे आपने क्या देखा था? मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में देखा। अब आप आ जाएंगे किसके बारे में? परमानेंट के बारे में। ये हम बात कर रहे थे मेरिस्टेमेटिक सेल। अब आ जाइए परमानेंट पे। परमानेंट सेल में देखो अंतर क्या मिलेगा। परमानेंट सेल की पहली बात समझिए कि ये स्टेट ऑफ डिवीजन में नहीं होगी। इनका साइज, शेप और फंक्शन फिक्स हो चुके होते हैं। क्या? साइज, शेप और फंक्शन इनके फिक्स हो चुके हैं। ये स्टेट ऑफ डिवीजन में नहीं है, सो कॉल्ड परमानेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है भाई।
मेरिस्टेमेटिक डिवाइड कर रही है ऑल द टाइम, ये परमानेंट है, इनका साइज, शेप और फंक्शन, और आप देखेंगे कि इनका स्टेट ऑफ डिवीजन सब आराम से रुक गया है, सारी चीजें ये वेल स्टेबल हो चुकी है एक बार को, ठीक है। अब यहां पे भी दो कैटेगरी बनती है, कौन कौन सी दो कैटेगरी बनती है, एक सिंपल की कैटेगरी बनेगी, एक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी बनेगी। अच्छा ये क्या है सर, तो समझो यहां पे कि सिंपल जो परमानेंट जो हमारी जो टिश्यू के पार्ट है उनमें आप क्या देखते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। याद आ रहा है आपको, बिल्कुल याद आ रहा होगा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आप इन तीनों के स्ट्रक्चर को देखें तो देखो दोनों में अंतर समझो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। सिंपल में क्या होगा, सिर्फ एक ही टाइप की सेल इन्वॉल्व होगी, एक ही टाइप की सेल, और कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व होंगी। जैसे जाइलम और फ्लोएम में जाइलम के कई सारे टाइप होते हैं, जाइलम, पेरेन्काइमा, जाइलम, कोलेनकाइमा एंड सो ऑन, राइट। यहां पे आपको पेरेन्काइमा की जो सेल देखने को मिलेगी, या कोलेनकाइमा की सेल जो देखने को मिलेगी, या स्क्लेरेन्काइमा की सेल देखने को मिलेगी, यहां पे ऑल द टाइम एक जैसी सेल होंगी, यहां पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो हम अब क्या कवर करेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम सबसे पहले पेरेन्काइमा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पेरेन्काइमा की। चलिए शुरुआत करते हैं। पेरेन्काइमेटस सेल को अगर आप देखें तो इनका साइज एक जैसा होगा, पहली बात, साइज क्या होगा, एक जैसा होगा, और ये मोस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ये नए जितने भी डेवलप्ड एरिया है जो भी बने हुए हैं उनमें मोस्ट ऑफ द पार्ट में आप क्या देखोगे, यही मिलेंगे आपको, पेरेन्काइमा में मिलेंगे। ध्यान से सुनना, इनका मेजर रोल फोटोसिंथेसिस में होगा, इनका मेजर रोल स्टोरेज में होगा, इनका मेजर रोल सिक्रीशन में होगा। रोल बताया मैंने ये। इनकी सेल वॉल देखोगे, सेल वॉल थोड़ी पतली होगी, थिन होगी, क्योंकि जस्ट अभी बन के आए हैं। इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा स्पेस होगा, और सेल वॉल मैंने बताई दिया कि काफी पतली होगी, राइट। तो ये होगी पेरेन्काइमेटस सेल। और इनका अगर शेप देखेंगे सबका आइसो काइंड ऑफ, आइसो मतलब एक जैसा शेप मिलेगा आपको, आइसो कंडीशन मिलती है। और शेप में भी ये ओवल हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, एंड अदर टाइप की भी हो सकते हैं, राइट। मेनली आप क्या देखोगे, जितनी भी आपको देखने को मिलेंगी ऑलमोस्ट एक जैसी होंगी, सिमिलर होंगी। आइडेंटिकल नहीं बोल रहा, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, राइट, बट यहां पे शेप आपका काफी हद तक एक जैसा मिलेगा। ये बात हुई पेरेन्काइमा की। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कोलेनकाइमा की तरफ। कोलेनकाइमा कहां पे इन्वॉल्व होते हैं, तो पहले ही बात याद रखो, कोलेनकाइमा भी आपके जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये भी सिंपल में आते हैं। और ये जो आप देखोगे ये सपोर्टिंग नेचर के होते हैं। किस नेचर के, ये सपोर्ट करेंगे जो नए प्लांट के पार्ट बने हैं, नए जो प्लांट के जैसे बड बनी हुई है, कली बनी हुई है, उसको सपोर्ट करने में मदद करेंगे, राइट। अब यहां पे अगर सेल वॉल देखें तो सेल वॉल में आपको यहां पे कॉर्नर्स पे काफी डिपोजिशन देखने को मिलेगा, सही है। इनकी सेल वॉल में क्या देखने को मिलेगा, डिपोजिशन देखने को मिलेगा। एक चीज और नोटिस करिए कि यहां पे कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है, यहां पे इंटरसेलुलर स्पेस अवेलेबल नहीं है। और इनकी सेल वॉल में आप देखोगे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। अंतर समझो कि पेरेन्काइमा में कोई डिपोजिशन नहीं था, यहां पे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन है। आगे स्क्लेरेन्काइमा में देखोगे वहां पे लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा, वो और स्ट्रॉन्गन कर देगा इसको, ठीक है। तो और इनका रोल मैंने क्या बताया, सपोर्टिंग रोल है, क्लियर है। तो पेरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, आखिरी अपन आते हैं स्क्लेरेन्काइमा के पास। स्क्लेरेन्काइमा में मैं मेंशन कर रहा हूं कि ये मोस्टली डेड सेल होती है, मोस्टली वर्ड यूज किया है कि मोस्टली डेड सेल होती है। और इनका मेजर रोल मैकेनिकल रोल आता है, सपोर्टिंग रोल आता है। इनका क्या मेजर रोल है, सपोर्टिंग रोल ही है। आप इनके स्ट्रक्चर में देखोगे बीच में एक खाली स्थान जिसको पिट या फिर आप ल्यूमिन भी मेंशन करते हो, यहां पे पिट्स होगी और यहां पे क्या होगा, बीच में स्पेस होगा। ये काफी हद तक क्योंकि डेड सेल है तो आप देखोगे इनका शेप भी ऑलमोस्ट कैसा होगा, दो टाइप की होती है इसमें भी शेप के बेसिस पे, कि कुछ होगी कैसी, एकदम फाइबर जैसी होंगी, और एक क्या होंगी, राउंडेड स्क्लेरिड जैसी स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो यहां पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। फाइबर टाइप के स्क्लेरेन्काइमा में आप क्या देखेंगे कि लॉन्ग होगी, इवन ये लॉन्गेस्ट हो सकती है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट बॉडी भी कह सकते हो। और इनमें आप क्या देखोगे, बीच में एक ल्यूमिन मिलेगा, पिट्स देखने को मिलेगी, और इनकी वॉल जो होगी वो काफी थिक होगी। और वॉल में मैंने मेंशन किया क्या, लिग्निन यहां पे स्टोर हो रखा होगा, लिग्निन की वजह से वॉल जो है वो और ज्यादा मोटी हो रखी होगी, ठीक है। तो ये आपने इसकी बात की, फाइबर्स की बात की। यहां पे स्क्लेरेट जैसे स्ट्रक्चर भी मिलेंगे, वो कैसे होते हैं, स्पेरिकल होंगे। अभी हमने देखा फाइबर इलोंगेटेड है, स्क्लेरेट कैसे, स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। हालांकि इनमें भी बीच में क्या देखोगे, ल्यूमिन मिलेगी, यहां पे भी बीच में आपको पिट मिलेगी, सेल वॉल यहां पे भी थिक मिलेगी, यहां पे भी लिग्निन स्टोर होगा। और ये भी ऑलमोस्ट आप बोलोगे क्या, डेड नेचर की ही होती है, राइट। आप यहां पे कोई फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना नहीं शो करोगे। आप पेरेन्काइमा में फोटोसिंथेसिस मेंशन कर सकते हो, कोलेनकाइमा में भी सर्टेन केसेस में आप आराम से यहां पे भी फोटोसिंथेसिस मेंशन कर सकते हो, यहां पे नहीं कर सकते क्योंकि यहां क्या बोल रहे हो, डेड नेचर है, सेल का नेचर कैसा है, डेड नेचर है, गॉट इट। सो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों क्या है, हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के पार्ट है। इज इट क्लियर,
ओके अब आप एक चीज और नोटिस करिए कि ये जो स्ट्रक्चर है स्क्लेरेनकाइमा वाले, ये आपको कहां मिलेंगे? जो फल होगा, फल की आउटर वाली वॉल में, कुछ कई सारे बीज होते हैं, बीज की आउटर वाली वॉल में, राइट। आप कोकोनट की आउटर छिकले को देखते हो, वो भी क्या है? ये स्क्लेरेनकाइमेटस है, क्योंकि ये डेड नेचर की होती है। कई सारे फ्रूट्स की आउटर जो एक्टोकार्प वाली पार्ट होती है उसमें भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनकी ये लोकेशन हो सकती है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं और सिंपल के आगे बढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू कवर कर लिए, अब हम आएंगे कॉम्प्लेक्स की तरफ, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। एक बात समझ लो यहां पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपको क्या देखने को मिलेगा? कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होंगी और वो काम एक साथ कर रही होंगी। क्या देखने को मिलेगा? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल आर इन्वॉल्व एंड वर्क टुगेदर। कैसे काम करेंगी? वर्क टुगेदर करेंगी। ये हेट्रोजिनस नेचर की होती है। हेट्रोजिनस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, राइट। कैसी है? हेट्रोजिनस है। और इनका फंक्शन आप देखोगे थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड होगा। यहां पे एग्जांपल में अगर बात करें तो आपको सभी को पता होगा, बच्चा जानता होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो अगर आप परमानेंट सेल को अगर कैटेगराइज करना चाहते हो, यू कैन मेंशन यहां पे कौन कौन सी है? जाइलम सेल है और वेसल सेल है। तो दो टाइप की सेल यहां पे आपको देखने को मिलेगी, जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। सो जाइलम एंड फ्लोएम, नॉट द वेसल, नॉट द वेसल, वेसल आई थिंक मैंने मेंशन किया, बट यहां पे जाइलम और फ्लोएम है ना। बच्चा जानता है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम की अगर हम बात करें, चलो सबसे पहले जाइलम को ही समझ लेते हैं। जाइलम की अगर हम बात करें तो ये वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्या करता है ये जाइलम? क्या करता है? याद करने का तरीका भी है, जाइलम जल, फ्लोएम फल। जाइलम क्या करेगा? वाटर के कंडक्शन को, मिनरल के कंडक्शन को कराएगा। फ्लोएम फूड के कंडक्शन को कराएगा। बहुत सिंपल सा तरीका है। अब यहां पे एक चीज और समझ लो कि जाइलम वाटर का करा रहा है, मिनरल का करा रहा है, उसके साथ साथ सपोर्टिंग रोल भी प्ले करेगा। ये क्या करता है भाई? सपोर्टिंग रोल भी प्ले करता है। इसके इंपॉर्टेंट रोल में क्या आता है? इसका सपोर्ट करने में भी मदद करता है। आप देखोगे इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम कंडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। गॉट इट? अब आगे समझो इसी के आगे कि ये जो जाइलम है, जाइलम को हमने कॉम्प्लेक्स में क्यों रखा? क्योंकि हमने मेंशन किया था मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होंगी। तो यहां पे कौन कौन सी सेल्स होंगी भाई? यहां पे आपको जाइलम ट्रैकेट्स देखने को मिलेंगे, राइट। यहां पे क्या मिलेगा आपको देखने को? जाइलम ट्रैकेट्स देखने को मिलेंगे, जाइलम वेसल्स देखने को मिलेंगे, जाइलम फाइबर देखने को मिलेंगे, और फाइनली यहां पे जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल भी देखने को मिलेगी। जाइलम में 4 टाइप की आपने सेल को मेंशन किया। कौन कौन सी? ट्रैकेट्स, वेसल, वेसल्स को ट्रैकी भी बोलते हो, राइट। ट्रैकेट्स और ट्रैकी अलग है। और आप थर्ड पे क्या मेंशन कर रहे हो? फाइबर, और लास्टली पैरेन्काइमेटस। गॉट इट? सबसे पहले हम स्टार्टिंग में बात करते हैं जाइलम ट्रैकेट्स की। ट्रैकेट्स की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देखोगे ये इलोंगेटेड सेल होंगी, राइट, और ट्यूब लाइक सेल स्ट्रक्चर होगा, राइट। ये क्या होगा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। इनका मेन काम आप क्या देखोगे? वाटर कंडक्शन में ही है। और ये प्राइमरी नेचर शो करती है। प्राइमरी मतलब ये प्राइमरी वाटर कंडक्शन शो करती है। इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में भी ये प्रेजेंट थी। जबकि आप वेसल की बात करोगे तो वेसल्स एडवांस में आ जाती हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका? एंजियोस्पर्म का। वो तो अलग बात है कि फायरा और नेटियम करके कुछ जिम्नोस्पर्म है, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगी। इफायरा फॉर एग्जांपल यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? जिम्नोस्पर्म का। तो आप क्या बोल रहे हो कि जो ट्रैकेट्स है वो प्राइमरी नेचर के हैं, और एडवांस कौन है? एडवांस आपकी वेसल्स है। गॉट इट? सो और समझिए यहां पे ट्रैकेट्स के बारे में। ट्रैकेट्स कैसी है? लॉन्ग है, इलोंगेटेड नेचर शो करती है, टैपरिंग एंड होंगे, और बीच बीच में आपको परफोरेशन देखने को मिलेगा इसमें। इनकी वॉल में लिग्निन होगा, और ऑब्वियस सी बात है ये डेड सेल होगी। डेड होने के साथ साथ यहां पे जितना भी प्रोटोप्लाज्म होगा वो खत्म हो चुका होगा। और हम मेंशन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट जाइलम, ये जाइलम में ट्रैकेट्स और वेसल्स इंपॉर्टेंट वाटर कंडक्शन टिश्यू की तरह काम करते हैं। अब आ जाते हैं वेसल्स के ऊपर। हम क्या बोल रहे हैं? जाइलम वेसल्स या ट्रैकी भी इनको बोलते हैं। ये क्या है? एडवांस वाटर कंडक्टिंग स्ट्रक्चर और टिश्यू है। यहां पे आप क्या देखोगे? सिंगल सेल से नहीं, मोर देन वन सेल से मिलकर बना होगा, राइट। और हम उनको क्या बोलते हैं? सेल के कंपोनेंट बोलते हैं, वेसल कंपोनेंट भी बोलते हैं। वो क्या होंगे? एक ऑर्डर में अरेंज होंगे, उनमें परफोरेशन होगा, और इवन बीच में एक कैविटी देखने को मिलेगी जिसके थ्रू वाटर मूव करके जाएगा। यहां पे भी लिग्निफाइड होगा। ये भी डेड सेल है, इनकी भी सेल वॉल में लिग्निफाइड हो रखा है, राइट। बट मैंने जैसा कि मेंशन किया ये एडवांस की कैटेगरी में आते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके? एंजियोस्पर्म के, राइट। कुछ जिम्नोस्पर्म में भी मिल जाएगा। गॉट इट? जिनेटम और इफायरा जैसे मैंने मेंशन किया, यहां पे भी ये कुछ
जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिल जाएगा, बट कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? एंजियोस्पर्म का। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। हमने दो की बात की, जाइलम ट्रैकेट की बात की और वेसल की बात की। नेक्स्ट आगे समझते हैं। तो अब बात करते हैं जाइलम फाइबर की। देखो नाम से ही क्या समझ में आ रहा है, फाइबर है ना। अभी हम पिछले पढ़ भी चुके हैं स्क्लेरेनकाइमेटस में, वहां पे क्या कंडीशन थी? फाइबर थी और स्क्लेरेट थी। यहां पे भी फाइबर वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर की होंगी, तो हम मेंशन कर सकते हैं ये भी डेड नेचर की होंगी। तो समझिए जाइलम फाइबर के बारे में, जाइलम फाइबर जो होंगे बेटा वो कैसे होंगे? डेड नेचर के होंगे, थिक एंड वॉल्ड होगी, बीच में ल्यूमेन होगा, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा, राइट। और ल्यूमेन्स भी यहां पे होंगे, पिट्स भी यहां पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको हम वुड जाइलम भी मेंशन कर सकते हैं, राइट, वुड फाइबर भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या बात होगी? फाइबर की बात हो गई, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट क्या आती है? जाइलम पेरेनकाइमेटस सेल। नाम में क्या आ रहा है? पेरेनकाइमा। तो ऑब्वियस सी बात है ये किस नेचर की होंगी? ये स्टोरेज नेचर की होंगी। ये कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस कर सकती होंगी। इनकी सेल वॉल थिन होगी, पतली होगी, सेलुलोज होगी, यहां पे लिग्निन वगैरह नहीं होगा, राइट। तो ये आपकी बात किस में आएगी? पेरेनकाइमेटस सेल में। पेरेनकाइमेटस सेल में भी एक रे पेरेनकाइमेटस सेल होती है जो वाटर कंडक्शन में इन्वॉल्व होती है। क्लियर है? तो हमने चारों टाइप पढ़ लिए, कौन कौन से? ट्रैकेड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेनकाइमेटस सेल, ठीक है। अब यहां पे एक और बात समझिए कि जो जाइलम है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आप क्या मेंशन कर सकते हो? यहां पे प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम मेंशन कर सकते हो, ओरिजिन के बेसिस पे कि प्राइमरी जाइलम है और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम में भी आप क्या मेंशन कर सकते हो? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। देखो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम क्या है कि प्रोटोजाइलम जो पहले जाइलम, प्राइमरी जाइलम में भी जो पहले बना हुआ है वो प्रोटोजाइलम होगा, और जो बाद में जाइलम बना है प्राइमरी में ही वो मेटाजाइलम होगा। अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की लोकेशन के बेसिस पे दो कंडीशन हो सकती है, इंडार्क और एक्सार्क। जब प्रोटोजाइलम सेंटर में पिट की साइड में हो और पेरिफेरी साइड में कौन हो? मेटाजाइलम, तो इंडार्क कंडीशन होती है, राइट। और इसी के जस्ट अपोजिट एक्सार्क कंडीशन होती है जहां पे प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे हो और मेटाजाइलम कहां पे? इन द सेंटर प्रेजेंट है, राइट। तो ये आप लोकेशन के बेसिस पे बोल सकते हो। तो ये प्राइमरी जाइलम की बात होगी। नेक्स्ट सेकेंडरी जाइलम की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम इंट्रोड्यूस होगा। और यहां पे एक चीज याद रखिए कि यहां पे आपको एक्सार्क और इंडार्क की कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। यह बात आपने की जाइलम के रेस्पेक्ट में। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये किसके इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व है, राइट। ये आप देखोगे कंडक्शन ऑफ फूड या फिर जो हमारा फोटोसिंथेट है, फोटोसिंथेट को ट्रांसफर करने में कहां से? लीफ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट। अच्छा, वाटर का कंडक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है जबकि फूड का कंडक्शन बाई डायरेक्शनल होता है। रूट पत्तियों से रूट की तरफ भी होगा और कभी कभी रूट से ऊपर की तरफ भी होगा, है ना। ये विंटर और समर में कहानी बदल जाती है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल यहां पे आप मेंशन करोगे। अगर आप टाइप की बात करोगे फ्लोएम में कौन कौन से टाइप होंगे सर, तो यहां पे देखोगे सिविव ट्यूब सेल है, राइट, कंपेनियन सेल है, राइट। यहां पे भी फ्लोएम पेरेनकाइमेटस सेल है, फ्लोएम फाइबर सेल है। चार टाइप यहां पे भी है, चार टाइप अपने जाइलम में भी देखे। बट एक चीज नोटिस करना कि एंजियोस्पर्म में आपको क्या मिल रहा है? सिविव ट्यूब सेल मिल रही है, कंपेनियन सेल मिल रही है, जबकि जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलेगा। वहां पे क्या मिलेगी? सिव सेल मिलेगी और एल्ब्यूमिनस सेल मिलेगी। ये दोनों आपकी जो सिविव ट्यूब सेल है, कंपेनियन सेल है, एब्सेंट होंगी जिम्नोस्पर्म के केस में। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिव सेल या सिविव ट्यूब सेल के बारे में। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सिव ट्यूब सेल की, है ना, सिव ट्यूब सेल। अच्छा, सिव ट्यूब सेल की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी लॉन्ग देखने को मिलेगी, इलोंगेटेड नेचर होगा इनका, और आप देखेंगे ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज भी होंगी। अच्छा, एक चीज समझिए, जो सिव ट्यूब सेल है, सिव ट्यूब सेल के केस में आप क्या देखोगे? ये साथ के साथ अरेंज होती है कंपेनियन सेल के साथ। किसके साथ अरेंज रहती है? कंपेनियन सेल के साथ। इनमें आप देखोगे कि इनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होगा। ये एक टाइप की लिविंग सेल ही है बट इनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। कितनी मजेदार बात है कि लिविंग सेल है बट न्यूक्लियस नहीं है। इसका कहानी ये है इसकी, क्योंकि ये सिंसाइटियम कंडीशन शो करती है। सिंसाइटियम मतलब कि ये फ्यूज्ड कंडीशन, सिंसाइट कंडीशन शो करती है, जिसका मतलब ये फ्यूज रहती है। किसके साथ फ्यूज रहती है? कंपेनियन सेल के साथ। इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, मगर जितनी भी प्रोसेस यहां गवर्न हो रही है वो कौन गवर्न कर रहा है? जो कंपेनियन सेल है उसका न्यूक्लियस गवर्न कर रहा है, राइट। ये इंपॉर्टेंट सेल है जो मेन ट्रांसपोर्ट कराएंगी फूड का। ये वो इंपॉर्टेंट सेल है जो ट्रांसपोर्ट कराने वाली है फूड का। यहां पे आप क्या देखोगे कि यहां पे आपको डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा, लिविंग कंडीशन सारी मिलेंगी, बट न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा। ये कहानी रहती है सिव ट्यूब सेल की। इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंपेनियन सेल के बारे में। कंपेनियन सेल की अगर आप बात करें तो जैसा कि आपको बताया गया कि ये साथ में अरेंज होती है किसके? सिव ट्यूब सेल के साथ, इसीलिए इनको सिस्टर सेल भी बोलते हैं। इनके पास प्रॉपर प्रोमिनेंट
न्यूक्लियस होगा और इनके बीच में आपको क्या देखने को मिलेंगे, कनेक्शन देखने को मिलेंगे, पिट लाइक कंडीशन देखने को मिलेगी, प्रॉपर ओपनिंग होगी, क्योंकि ये सारी कंडीशन जो गवर्न हो रही हैं आपकी सीव ट्यूब सेल में, उन सभी को ये क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी, वो सारी कंडीशन को कंट्रोल करेंगी, इवन वहां के प्रेशर को, फ्लो को, हर चीज को ये क्या करेंगी, गवर्न करेंगी, कंट्रोल करेंगी, उसको कोऑर्डिनेट करेंगी। इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है, कंपेनियन सेल। इवन जब फूड की लोडिंग होती है और उसकी अनलोडिंग होती है, उस समय भी कंपेनियन सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करती है। और एक चीज नोटिस करिए कि ये सारी की सारी सेल इंटरकनेक्टेड रहती है, ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्शन नेचर शो कर रही है, राइट। तो हमने बात की सेव ट्यूब सेल की, कंपेनियन सेल की। आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम समझेंगे फ्लोएम पैरेनकाइमेटस सेल को। नाम से क्या समझ में आ रहा है, फ्लोएम पैरेनकाइमेटस सेल। पैरेनकाइमेटस सेल है, ऑब्वियस सी बात है ये स्टोरेज नेचर से उसको शो करेंगी। ये पैरेनकाइमेटस सेल होंगी तो ऑब्वियस सी बात है थिन वॉल होंगी, वॉल बहुत थिन मतलब वॉल बहुत पतली होगी, बहुत थिक वॉल नहीं होंगी। अच्छा, यहां पे इलोंगेटेड कंडीशन शो करती है। फ्लोएम जो पैरेनकाइमेटस सेल है वो इलोंगेटेड होंगी और यहां पे भी कनेक्शन होंगे। कनेक्शन होना बहुत जरूरी भी है, राइट। कनेक्शन होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई चीज मूव करेगी तो आगे बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, सिव ट्यूब सेल में आप एक चीज नोटिस करना कि उनकी भी बेस पे खूब सारी छलनी जैसे स्ट्रक्चर, दाने दाने बने होंगे जिससे फूड आगे बढ़ जाएगा, इसीलिए उनको सिव ट्यूब सेल बोल रहे हैं, क्योंकि उनका बेस जो है वो ट्यूब प्लेट बनाता है जिसमें खूब सारे छेद होते हैं छलनी के जैसे, राइट। इसीलिए ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और कनेक्टेड होना बहुत जरूरी भी है, चाहे कोई भी टाइप ऑफ फ्लोएम हो, क्योंकि वहां पे फूड को आगे बढ़ाना है, बढ़ेगा कैसे जब तक कनेक्शन नहीं होंगे, राइट। इसीलिए ये इंटरकनेक्टेड आपको शो होंगी, राइट। यहां पे आगे बढ़िए और समझिए फ्लोएम पैरेनकाइमेटस सेल में हमने क्या मेंशन किया, इनकी वॉल बहुत पतली और सेल्यूलोज यहां पे आपको देखने को मिलेगा और ये स्टोरेज नेचर शो करेंगे। स्टोरेज में ये किस चीज का स्टोर करेंगे भाई, ये किसको स्टोर करेंगी, ऑब्वियस सी बात है स्टार्च को स्टोर कर सकती है या फिर म्यूसिलेज को स्टोर कर सकती है या फिर अदर जो कंपोनेंट होते हैं उनको स्टोर कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और फ्लोएम फाइबर की बात करते हैं। फ्लोएम फाइबर को अगर आप नोटिस करें तो ये काफी क्वाइट थिक होते हैं, काफी ज्यादा थिक आपको देखने को मिलेंगे और ये जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है उसमें आपको बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलेंगे, राइट। इनको हम कॉमर्शियल फाइबर भी मेंशन करते हैं। क्या मेंशन करते हैं, कॉमर्शियल फाइबर। क्यों ऐसा मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप क्या देखोगे, काफी एडवांस और काफी थिक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जूट के प्लांट में, हम्प के प्लांट में, सन हम्प के प्लांट में इसके जो फाइबर होते हैं, इसके जो फ्लोएम फाइबर होते हैं, उनको हम कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं क्योंकि उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं, राइट। तो आपने ये देखा फ्लोएम की सिचुएशन के बारे में, फ्लोएम के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बारे में। यहां पे एक चीज और समझिए, ओरिजिन के बेसिस पे हम फ्लोएम को भी प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। प्राइमरी फ्लोएम के केस में भी आप यहां पे मेंशन कर सकते हो कि यहां पे प्रोटोफ्लोएम है और मेटाफ्लोएम है। प्रोटोफ्लोएम ऑब्वियस सी बात है पहले बनेगा और मेटाफ्लोएम आपका बाद में बनेगा, राइट। मेटाफ्लोएम यहां पे आप क्या देखो, सेकेंडरी ग्रोथ में मेनली इन्वॉल्व होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने कंप्लीटली यहां पे डिस्कशन किया, तो इसका मतलब हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू वाला पार्ट है वो खत्म हुआ। अगर मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा आपको डाटा दूं जो हमने अभी कवर किया है इसके बारे में, तो आप नोटिस करेंगे हमने टिश्यू पढ़ा था। टिश्यू के हमने दो टाइप पढ़े, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपने डिवाइडिंग टिश्यू की बात की, उसके बारे में समझा। परमानेंट टिश्यू में आपने देखा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपने पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा को देखा। यहां पे आपने कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम को पढ़ा। जाइलम में आपने चार पार्ट पढ़े कि यहां पे कौन कौन से ट्रैकेट्स है, वेसल्स है, जाइलम पेरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर है, राइट। और यहां पे ओरिजिन के बेसिस पे आपने प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम को भी यहां पे मेंशन किया। दूसरी तरफ फ्लोएम के केस में आपने क्या देखा कि सबसे पहले सिर्फ ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल, फ्लोएम फाइबर के बारे में पढ़ा। और यहां पे भी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपने प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम में ही प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम को मेंशन किया। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट टिश्यू के बारे में पढ़ा है। अब आगे नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की। अभी हमने टिश्यू की बात की, अब हम डिस्कस करेंगे टिश्यू सिस्टम। अब यहां पे एक चीज समझिए कि प्लांट के केस में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू कंबाइन होके एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए अरेंज होते हैं। एंड इन दिस केस जब कई सारे टिश्यू कंबाइन होके एक सिस्टम बना रहे कॉल्ड टिश्यू सिस्टम। अब बात उभर के आती है कि कितने टिश्यू सिस्टम हो सकते हैं। तो बेटा प्लांट के केस में तीन मेजर टाइप के टिश्यू सिस्टम होंगे। कौन कौन से होंगे सर? सबसे पहला होगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम,
राइट। दूसरा होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। और लास्ट होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो सबसे अंदर देखने को मिलेगा। 3 टिश्यू सिस्टम हो गए। सबसे पहला क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की जब आप बात करेंगे तो ये पूरी प्लांट बॉडी को सबसे आउटसाइड से कवर करेगा। जैसे आपकी स्किन है ना, उसी तरीके से प्लांट की बॉडी में क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। तो सर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आएंगे? जैसे सर हमारी स्किन में हेयर्स भी होते हैं, स्किन में छोटे छोटे पोर भी होते हैं, राइट, और खुद स्किन भी है। इसी तरीके से प्लांट के केस में बात आती है, वहां पे भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या देखोगे कि एपिडर्मल की लेयर होगी, सिंगल लेयर एपिडर्मिस होगी। दूसरे नंबर पे उस पे एपिडर्मल अपेंडेजेस होंगे, जैसे हमारे पास हेयर है वहां पे भी रूट हेयर होंगे, वहां पे ट्रैकिड्स हो सकते हैं। हमारी बॉडी में सर पोर है छोटे छोटे, वहां पे स्टोमेटा होंगे। क्लियर है? तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में 3 पार्ट भी है। यहां पे कौन कौन से? एपिडर्मिस, राइट, और यहां पे स्टोमेटा, और यहां पे आपको अपेंडिस देखने को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ रूट हेयर और ट्रैकिड्स, राइट। ट्राइकोम मेंशन करेंगे यहां पे, ट्राइकोम्स, राइट। तो जो हम इनको सिंपली बोलो स्टेम हेयर्स, स्टेम पे हेयर, बस रूट हेयर सिंगल सेल के होते हैं या मल्टी सेल के भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अगर आप सबसे पहले एपिडर्मिस की बात करेंगे तो एपिडर्मिस आपकी पेरेनकाइमेटस नेचर की होगी, बट यहां पे साइटोप्लाज्म कम होगा, वैक्यूल मिल सकती है, राइट, वैक्यूल मिल सकती है। और ये सबसे आउटर लेयर सिंगल सेल की बनी हुई होती है। कैसी होती है? सिंगल सेल की आउटर होती है। बस इसका मेन काम क्या होगा? इसका ऑब्वियस सी बात है बाहर की लेयर का तरह प्रोटेक्ट करने का काम होगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे स्किन हमारी बॉडी में काम करती है उसी तरीके से एपिडर्मल लेयर भी काम करेगी, आउटर पे होगी, प्रोटेक्टिव रोल प्ले करेगी, सिंगल लेयर है। गॉट इट? हमारी स्किन सिंगल लेयर नहीं होती, वो तो रीजनरेट होती रहती है, बट एपिडर्मिस में आप क्या देखोगे? सिंगल लेयर कंडीशन देखने को मिल जाएगी। आगे बात करते हैं और आप देखेंगे स्टोमेटा के बारे में। अच्छा, स्टोमेटा क्या पूरी बॉडी में होते हैं प्लांट के? जैसे हमारी पूरी बॉडी में होल्स होते हैं, क्या रूट्स में भी स्टोमेटा होंगे? नहीं बेटा, वहां पे नहीं होंगे। स्टोमेटा मेनली आप क्या देखोगे? लीफ के पास या कुछ ब्रांच वाले स्ट्रक्चर में, वहां पे आपको स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। स्टोमेटा में आप क्या देखते हो? 2 बीन शेप, डंबल शेप गार्ड सेल आपको देखने को मिलेंगी, जो उस स्टोमेटा के होल को, अपर्चर को कवर कर रही है। अगर इन गार्ड सेल के अंदर वाली लेयर को देखोगे, अंदर वाली लेयर थिक होगी, बाहर वाली लेयर जो होगी वो थिन होगी। एक चीज ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है क्या गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होंगे? यस, इन द गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट कुड बी देयर, यहां पे क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। अब इस स्टोमेटा की ये जो गार्ड सेल है, इनके चारों तरफ की जो सेल्स होती है वो अपने शेप को थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड कर लेती है, शेप थोड़ा बदल जाता है, और इनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल, जो इसके चारों तरफ है। अब ये जो स्टोमेटा का पोर है, गार्ड सेल है, सब्सिडरी सेल है, इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं स्टोमेटल एपर्चर या एपरेटस, स्टोमेटल एपरेटस। तो ये बात हो गई स्टोमेटा की। फाइनली अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसमें हम बात करेंगे रूट हेयर की। रूट हेयर की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे रूट्स पे सिंगल सेल का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड रूट हेयर, और इनका मेन काम होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कराना। क्या ये शूट पे भी मिलेंगे? नहीं बेटा, रूट हेयर है, रूट्स पे मिलेंगे, राइट। आप देखो ट्राइकोम के स्ट्रक्चर आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? स्टेम पे देखने को मिलेंगे। ये थिन होंगे, पतले होंगे, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ये सिक्रीशन में रोल प्ले करेंगे, एज वेल एज ये ट्रांसपिरेशन, वाटर जो लॉस होता है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। तो ये आपका सबसे पहले आपने कवर किया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, राइट। क्या कवर किया? सॉरी, ये आपने सबसे पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कवर किया। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बाद क्या आएगा फिर भाई आपका? लास्टली वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आप क्या देखेंगे कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सबसे लार्जेस्ट, आप कह सकते हो लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम है। लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम कैसे है कि एपिडर्मिस के नीचे जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, इंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, मेडुलरी रे, पिथ, सब कुछ एपिडर्मिस के अंदर जितना भी है, एक्सेप्ट वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल को छोड़ दो, एपिडर्मिस को छोड़ दो, बचा हुआ जितना भी पार्ट है दैट ऑल कंसिस्ट अंडर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसीलिए इसको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। सोच के देखो, एपिडर्मिस और अंदर जो वेस्कुलर बंडल है उनको छोड़ दो, जितना भी बचा हुआ सब क्या है? सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। मजेदार बात यह भी है कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपको सिंपल जो टिश्यू है वो मिलेंगे। सिंपल टिश्यू बोले तो सर
सिंपल टिश्यू, हाँ सिंपल टिश्यू वही पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, यही आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे आपको कॉम्प्लेक्स वाले नहीं देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स कहां पे आ जाएंगे, आपके लास्ट वाले पार्ट में, वेस्कुलर बंडल वाले पार्ट में, वेस्कुलर टिश्यू वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या देखा कि जो हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, यहां पे आपको पेरेन्काइमेटस कंडीशन देखने को मिलेगी, या फिर आप कह सकते हो कि सिंपल टिश्यू की कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर आप लीफ में बात करें, स्पेसिफिकली लीफ में बात करें, तो यहां पे आपको कुछ स्पेशल सेल मिलेगी कॉल्ड मीजोफिल सेल, जहां पे आपको थिन क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलेंगे, और ये भी आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के ही पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़िए और नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम की बात करिए, दैट इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में जो कहानी है वो कॉन्टिन्यूअस है, रूट से लेके स्टार्ट होते हैं और कॉन्टिन्यूअसली लीफ तक बन के आएंगे, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस सिस्टम होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में इन्वॉल्व जो टिश्यू है, दे आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम कह सकते हैं जाइलम और फ्लोएम मिलके क्या बनाएंगे भाई, जो हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है इसको बनाएंगे। यहां पे एक चीज और नोटिस करिए कि कैम्बियम प्रेजेंट होती है डाइकॉट प्लांट में। क्या मैंने बोला, डाइकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, मोनोकॉट में नहीं होती। और क्योंकि डाइकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, इसी वजह से जो जाइलम है, जो वो प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी, या फिर प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम में डिवाइड हो पाता है, इसीलिए वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ इन्वॉल्व हो सकती है। इसीलिए जाइलम का केस में वहां पे आपको प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम मिलेगा, फ्लोएम के केस में प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम मिलेगा, मतलब वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ इन्वॉल्व हो सकती है। इसीलिए आप मेंशन करोगे कि इस पर्टिकुलर केस में ओपन वेस्कुलर बंडल होगा या ओपन वेस्कुलर सिस्टम होगा। कैम्बियम की वजह से यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी, जिस वजह से हम इसको ओपन टाइप बोलेंगे। मोनोकॉट के केस में अगर आप बात करेंगे तो मोनोकॉट के केस में कैम्बियम एब्सेंट होगी, जिस वजह से यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का कंसेप्ट नहीं बनेगा, और इसीलिए इसको क्लोज कंडीशन बोलेंगे। अगर आप वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के पोजीशन के हिसाब से अगर आप यहां पे देखें तो 3 टाइप के आपको ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से, रेडियल, कंजॉइंट और कोलेटरल। इस तरीके से आपको 3 टाइप यहां पे कंडीशन मिल जाएंगी। मैं तीनों के बारे में आपको यहां पे इमेज के फॉर्मेट में समझा देता हूं, ठीक है। आप इमेज देखेंगे और समझ जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट की एनाटॉमी के बारे में। अच्छा, यहां पे एक चीज और समझिए कि एनाटॉमी जब हम देखेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट की, तो हम पहली बात तो बात करेंगे उसके रूट के केस में, स्टेम के केस में और लीफ के केस में। और यहां पे एक चीज और समझिए, हम जब रूट की बात करेंगे तो मोनोकॉट डाइकॉट दोनों की रूट की बात करेंगे, स्टेम की बात करेंगे, मोनोकॉट डाइकॉट दोनों के स्टेम की बात करेंगे, और लीफ की बात करेंगे तो मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ दोनों की बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो रूट का करते हैं। और देखो, जब भी हम जैसे मान लीजिए हमने उठाया रूट का डिस्कशन, तो रूट के डिस्कशन में आप देखोगे हम मोनोकॉट की रूट और डाइकॉट की रूट के दोनों के साइमल्टेनियसली बात करेंगे, जिससे हम कंपेरिजन भी करते हुए चले, ठीक है। तो यहां पे जब आप एनाटॉमी को डिस्कस करोगे, आपको यहां पे कंटिन्यूअसली लेयर अरेंज होती हुई दिखेंगी, राइट। यहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर जब आप आउटवर्ड टू इनवर्ड आएंगे। सबसे पहले हम डाइकॉट प्लांट के रूट की बात करते हैं। चलिए, आप यहां पे साइड वाई इमेज भी देख सकते हैं, यहां पे आपको इमेज जरूर दिखेगी जिसमें आपको लेयर्स मेंशन की गई होंगी, राइट। सबसे आउटर लेयर जो हम मेंशन करते हैं दैट इज एपिडर्मिस। नो डाउट यहां पे एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, राइट। एपिडर्मिस के बाद आप देखोगे एपिडर्मिस पे आपको स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस बात है, रूट की बात हो रही है तो रूट में स्टोमेटा तो नहीं होंगे, मगर रूट हेयर जरूर होंगे। तो आप इस एपिडर्मिस जो कि सिंगल लेयर है, उस पर आप क्या देख रहे हैं, रूट हेयर भी देखने को मिल रहा है। और ये रूट हेयर भी सिंगल सेल के ही होते हैं, उनका मेन काम हमने पहले ही बताया हुआ है, वाटर एब्जॉर्प्शन में होगा। एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस जैसा स्ट्रक्चर यहां पे अवेलेबल नहीं होता रूट के केस में, याद रखना। एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस यहां पे नहीं मिलेगा, राइट। इसके बाद आप जो अंदर का स्ट्रक्चर देखोगे उसको आप मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे कॉर्टेक्स वाला रीजन है। कॉर्टेक्स में पेरेन्काइमेटस डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होंगी, राइट। और फिर उसके अंदर जब अंदर की तरफ आएंगे तो आपको इंडोडर्मिस देखने को मिलेगी। हाइपोडर्मिस नहीं है, इंडोडर्मिस यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंडोडर्मिस की सेल्स थोड़ी सी पॉलीगोनल शेप की होंगी और प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो रही होंगी। इंडोडर्मिस को आप बोल सकते हो कि ये सबसे लास्ट लेयर है कॉर्टेक्स की। इंडोडर्मिस क्या है, कॉर्टेक्स की सबसे लास्ट लेयर है। इसके बाद आपको पेरिसाइकिल देखने को मिलेगी, पेरिसाइकिल। और अच्छा, इसी पीरियड ऑफ टाइम पे आप क्या देखोगे, एंडोडर्मिस वाले पार्ट पे यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप भी देखने को मिलती है।
पेरीसाइकिल की अगर हम बात करें तो पेरीसाइकिल अंदर के पूरे वेस्कुलर बंडल के अंदर वाले पार्ट के लिए आप यहां पे देखेंगे रेस्पॉन्सिबल है। वहां से पेरीसाइकिल से आप क्या देखते हो, इन सर्टेन केसेस यहीं से लेटरल रूट अराइज होती है, इसीलिए वो इंडोजिनस नेचर की होती है, क्योंकि वो पेरीसाइकिल से अराइज हो रही है। क्या? लेटरल रूट पेरीसाइकिल से अराइज होती हुई दिखेगी आपको। अब पेरीसाइकिल के बाद अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे अब आपको जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे जो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होगा, यहां पे आप बोलोगे डायआर्क टू टेट्रार्क कंडीशन मिलेगी। 2 से 4 आपको जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे। जाइलम और फ्लोएम के जो नंबर होंगे वो बराबर बराबर होंगे, राइट। 2 से 4 तक डायआर्क से टेट्रार्क तक कंडीशन मिलेगी आपको। मगर जब आप यही रिलेट करोगे मोनोकॉट प्लांट के साथ, तो वहां पे पॉलीआर्क करीब करीब 6 देखने को मिलेंगे। वहां पे क्या कंडीशन हो जाएगी? पॉलीआर्क की कंडीशन हो जाएगी। अब आप एक चीज और नोटिस करिए कि इन जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल के इन बिटवीन कंजेक्टिव टिश्यू फील्ड होगा। कंजेक्टिव टिश्यू भी पेरेन्काइमेटस नेचर का ही होता है, और वो क्या करेगा, इनको होल्ड करने का काम करेगा, और इन द सेंटर आपको पिथ देखने को मिलेगी। तो जब आउटर से इनसाइड की तरफ आ रहे हो तो जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले डाइकॉट प्लांट में, वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अगर आप मोनोकॉट की बात करेंगे तो मोनोकॉट में भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशन ही देखने को मिलती है इन रेस्पेक्ट ऑफ रूट। ऑलमोस्ट सेम कंडीशन देखने को आपको मिलेगी। यहां पे कुछ चीजें और है जो आप नोटिस करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे जो पॉलीआर्क वाली कंडीशन मिलेगी आपको, यहां पे डायआर्क वाली कंडीशन नहीं मिलेगी। यहां पे क्या मिलेगी? पॉलीआर्क की कंडीशन मिलेगी। पिथ वेल डेवलप होगी, पेरेन्काइमेटस पिथ होगी जो कि वेल डेवलप्ड पिथ होगी, और ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर ऐसे ही यहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपने बात की मोनोकॉट और डाइकॉट के रेस्पेक्ट में जो एनाटॉमी होगी रूट की, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम रूट के बाद स्टेम की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं स्टेम की। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो एनाटॉमी है स्टेम के रेस्पेक्ट में। स्टेम के रेस्पेक्ट में जो हमको एनाटॉमी मिलेगी डाइकॉट में और मोनोकॉट में, उसका डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डाइकॉट के स्टेम की एनाटॉमी की। अगर यहां पे भी देखें, जैसा कि मैं पहले बता भी चुका हूं कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो पूरे प्लांट को कवर करेगा, तो हर जगह एपिडर्मिस तो होगी। तो सबसे आउटर लेयर यहां पे भी क्या होगी? एपिडर्मिस ही होगी। एपिडर्मिस पे आपको कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी दिख सकते हैं, जिनको हम ट्राइकोम मेंशन करेंगे, बिल्कुल वो देखने को मिल सकते हैं, राइट। और स्टोमेटा का प्रेजेंस और एब्सेंट, मेनली तो एब्सेंट ही होंगे, स्टोमेटा को हम मेंशन नहीं करेंगे, राइट। तो आप देखो यहां पे सबसे आउटर क्या है भाई? एपिडर्मिस है, राइट। एपिडर्मिस पे भी कुछ स्ट्रक्चर आपने देखे। अब उसके अंदर जब आएंगे तो नो डाउट कॉर्टेक्स मिलेगी, बट उस रीजन को यहां पे स्टेम के केस में और थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया गया है। कैसे डाइवर्सिफाई किया है? कि 3 लेयर होंगी। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यहां पे हाइपोडर्मिस मिलेगी, जबकि रूट में नहीं मिल रही थी। यहां पे आप डाइकॉट में क्या देख रहे हो? हाइपोडर्मिस मिलेगी, कॉर्टेक्स रीजन होगा और इंडोडर्मिस होगी। तीनों क्लियर कट होंगी। हाइपोडर्मिस आपकी कोलिनकाइमेटस होगी, हाइपोडर्मिस कोलिनकाइमेटस होगी, जबकि जो कॉर्टेक्स है वो पेरेन्काइमेटस होगी। तो आप यहां पे थोड़ा समझ लो, हाइपोडर्मिस भी 1 से 3 लेयर की हो सकती है, जस्ट बिलो एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, और किस नेचर की? कोलिनकाइमेटस सेल की बनी हुई है, क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं यहां पे। नेक्स्ट आपने उसके नीचे कॉर्टेक्स देखा, कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस की है और कई सारी थोड़ी थिक होगी, वो बड़ी होगी। फिर सबसे अंदर इंडोडर्मिस होगी। इंडोडर्मिस आपको सेम नेचर की मिल जाएगी। यहां पे आपको स्टार्च के ग्रेन्यूल देखने को मिलेंगे। यस, स्टार्च स्टोर होगा यहाँ पे डिफरेंट स्पेसिफिक फॉर्म में, राइट। और इसके जब अंदर जाएंगे तो आप क्या देखेंगे? ये जो इंडोडर्मिस है, इसके और वेस्कुलर बंडल के बीच में आपको मिलेगी पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल अरेंज होती है सेमी लूनर के फॉर्म में। कैसे अरेंज होती है? सेमी लूनर फॉर्मेट में अरेंज होती है। तो ये होगी पेरीसाइकिल की बात। पेरीसाइकिल के बाद अब जब अंदर आप आएंगे तो नो डाउट आपको वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, और वेस्कुलर बंडल कई सारे पैचेस में मिलेंगे, कई सारे मैनी पैचेस के फॉर्म में। यहां पे जो कंडीशन होगी वो क्या कंडीशन देखोगे? यहां पे इंडार्क वाली कंडीशन देखोगे, राइट। यहां पे कंजॉइंट कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल होगा। कैसा होगा? कंजॉइंट कोलेट्रल, और यहां पे कंडीशन ओपन की होगी। डाइकॉट में ओपन की कंडीशन होती है, याद रख लो। डाइकॉट में ओपन की कंडीशन होगी, मोनोकॉट में क्लोज की कंडीशन होगी, क्योंकि वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो यहां पे ओपन कंडीशन होगी। इज इट क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा। तो ये आपने बात की किसकी? स्टेम के एनाटॉमी की इन द केस ऑफ डाइकॉट। अब मोनोकॉट में आ जाओ। मोनोकॉट में आप क्या देखोगे? यहां पे आपको ऑब्वियस सी बात है एपिडर्मिस मिलेगी, राइट। एपिडर्मिस के बाद यहां पे ट्राइकोम वाले स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस मिलेगी। हाइपोडर्मिस 2 से 3 लेयर की होगी। मगर इसके बाद मजेदार बात क्या है कि यहां पे कॉर्टेक्स और जो इंडोडर्मिस थी और जो पेरीसाइकिल है या फिर जो पिथ वाले स्ट्रक्चर है, उनका कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, राइट। सुना आपने, एकदम सही सुना कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। यहाँ पे आपको बंडल, वेस्कुलर बंडल जरूर मिलेंगे जो कि पैचेस में मिलेंगे, खूब सारे मैनी मिलेंगे, और यहाँ
यहां पे जो कंडीशन होगी कंजॉइंट कोलेटरल वाली होगी, मगर यहां पे कंडीशन क्लोज होगी, यहां पे कंडीशन कैसी होगी, क्लोज होगी। तो इस तरीके से आप मोनोकॉट के केस में आप क्या एनाटॉमी को शो करते हो। आपको इमेजेस डायग्राम इसी फॉर्मेट में यहां पे साइड में दिख भी रहे होंगे, राइट। तो ये बात हो गई आपकी स्टेम की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लीफ की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लीफ के एनाटॉमी का डिस्कशन। ओके, तो अब हम बात करते हैं डाइकॉट के केस में जो एनाटॉमी है लीफ की वो कैसी मिलेगी। यहां पे एक बात याद रखिए कि लीफ जो होगी डॉर्सी वेंट्रल लीफ होगी, जबकि मोनोकॉट में आइसोबाइलेटरल लीफ होगी, राइट। तो यहां पे डॉर्सी वेंट्रल लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ की जब आप एनाटॉमी देखेंगे तो उसमें मेन 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 3 पार्ट होंगे भाई? पहला सबसे ऊपर ऑब्वियस सी बात है एपिडर्मिस होगा। एपिडर्मिस के बाद आप मीजोफिल देखोगे और वेस्कुलर बंडल। यहां पे 3 ही मेजर चीजें हैं, एक एक करके तीनों की बात कर लेते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे ऊपर क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस पे लीफ में आपको स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। क्या हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर? नहीं, यहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, वो तो रूट हेयर्स या फिर स्टेम में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। लीफ में वो नहीं प्रेजेंट होंगे, लीफ में स्पेसिफिकली स्टोमेटा होंगे, राइट। ओके, और इसके साथ साथ एक कवरिंग भी होगी जिसको हम क्यूटिकल मेंशन करते हैं, क्यूटिकल की कवरिंग होगी। तो ऐसा एपिडर्मिस के केस में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप, जब आप मीजोफिल सेल की बात करोगे तो मीजोफिल सेल आप देखोगे लीफ के ऊपर वाली साइड जो सनलाइट को फेस करती है वो एबैक्सियल कहलाएगी और नीचे एडेक्सियल कहलाएगी, राइट। तो यहां पे कंडीशन क्या होगी, एडेक्सियल और एबैक्सियल की कंडीशन मिलेगी। अब यहां पे क्या देखोगे, ऊपर की साइड मीजोफिल सेल होंगी और नीचे की साइड मीजोफिल सेल होंगी, राइट। ऊपर की जो मीजोफिल सेल होंगी हम उनको पैलिसेड मीजोफिल सेल बोलेंगे और नीचे की साइड जो होंगी मीजोफिल सेल वो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल होंगी। गॉट इट। यहां पे स्पेसिफिक ये कंडीशन भी देखने को मिलेगी। मीजोफिल सेल जो ऊपर वाली होंगी जिनको हम पैलिसेड बोल रहे हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी और आप देखोगे कॉम्पैक्टली अरेंज होने के बाद साथ वो लॉन्गिट्यूडनल होंगी, थोड़ी लंबी होंगी, लॉन्गेटेड नेचर की होंगी। जबकि नीचे वाली जो होंगी स्पॉन्जी वाली वो राउंडेड होंगी, उनमें स्पेस काफी होगा, वहां पे एयर कैविटी भी प्रेजेंट होंगी, राइट। और यहां पे इन सेंटर आपको वेस्कुलर बंडल भी देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है वेस्कुलर बंडल में क्लोज कंडीशन ही होगी क्योंकि यहां पे कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। यहां पे भी कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज वाली ही कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। तो ये आपने वेस्कुलर बंडल की बात की। वेस्कुलर बंडल सीथ के थ्रू कवर भी रहते हैं। वेस्कुलर बंडल आउटर साइड में कवर भी रहेंगे किसके थ्रू, बंडल सीथ के थ्रू। तो ये वाली कंडीशन आपकी स्टेम में डाइकॉट के केस में एनाटॉमी की बात होगी। आगे बढ़ते हैं मोनोकॉट की बात करते हैं। मोनोकॉट में आप क्या देखेंगे कि यहां पे भी कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। यहां पे पैरेलल वेनेशन होता है मगर होती तो वो भी पतली है, वैसा ही कंडीशन होगी। यहां पे आइसोबाइलेटरल लीफ में आप क्या देखोगे, दोनों साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट है, राइट। आउटर लेयर एपिडर्मिस ही है, आउटर लेयर पे क्यूटिकल भी होगी, क्यूटिकल हो सकती है। अब उसके अंदर आ जाओ, यहां पे कोई डिफरेंशिएशन मीजोफिल में नहीं देखने को मिलेगा जैसा कि आपको डाइकॉट में देखने को मिला कि पैलिसेड की कंडीशन और स्पॉन्जी वाली कंडीशन। यहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। यहां पे जो बंडल सीथ होंगी उनके एक्सटेंशन भी देखने को मिलेंगे। यहां पे एक्सटेंड होगा बंडल सीथ एक्सटेंशन मेंशन करते हैं। एक मजेदार चीज कि यहां पे जो बीच वाली जो रेकिस वाली स्ट्रक्चर होती है उस पे एक स्पेशल सेल मिलेंगी जिनको हम बुलीफॉर्म सेल, मोटर सेल बोलते हैं। वो कैसी होती है, खाली सेल होती है, एक तरीके की कलरलेस होती है और कैसी होती है, स्पेस होता है उनमें। जब इनमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये टर्जिड हो जाती है और पत्ती को एकदम सीधा रखने में मदद करती है। मगर जब वाटर की स्ट्रेस होगी, पानी की कमी होगी तो इनमें से ऑब्वियस सी बात है फ्लैसिड हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी और पत्तियां भी इसीलिए झुक जाती हैं। तो ये बुलीफॉर्म सेल का कमाल है, राइट। याद रखना ये मोनोकॉट में प्रेजेंट होंगी। मोनोकॉट में आपको ये स्पेसिफिक मोटर सेल देखने को मिलेंगी। इज इट क्लियर। और ऑब्वियस सी बात है ये बंडल सीथ से कवर जैसा स्ट्रक्चर तो हो गए। तो ये आपने स्टेम के रेस्पेक्ट में देख लिया मोनोकॉट की स्टेम के बारे में। तो यहां पे हमारी एनाटॉमी जो हमने बात की थी कि रूट, स्टेम और लीफ तीनों के केस में हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। अब हम जो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ को। देखो सेकेंडरी ग्रोथ, अच्छा सेकेंडरी ग्रोथ समझने से पहले ये बात समझो कि जब भी प्लांट की हाइट लेंथ में बढ़ रही होती है तो कौन सी यहां पे मेरिस्टेम इन्वॉल्व होती है, एपिकल मेरिस्टेम या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, प्लांट की हाइट को बढ़ाने में मदद करते हैं। मगर आपने डाइकॉट की स्टेम में ये चीज और नोटिस की होगी कि उसकी ग्रोथ भी बढ़ती है, उसका चौड़ाई भी बढ़ती है। अगर आप बात करोगे गेहूं के पौधे की तो उसकी चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, राइट। मगर आप नीम के पेड़ की बात करोगे तो उसमें चौड़ाई बढ़ेगी, राइट। तो डाइकॉट में आप क्या देखोगे, उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। तो उसमें जो इन्वॉल्व हमारी जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेरिस्टेम है वो कौन है, लेटरल मेरिस्टेम। यस, लेटरल मेरिस्टेम यहां पे इन्वॉल्व है। ओके, लेटरल मेरिस्टेम नो डाउट इन्वॉल्व होती है सेकेंडरी ग्रोथ में। सेकेंडरी ग्रोथ में आप दो टाइप के टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट शो करोगे, एक वेस्कुलर कैम्बियम और एक
कॉर्क कैम्बियम। यहां पे हम पहले वेस्कुलर कैम्बियम के रेस्पेक्ट में चीजें समझेंगे और स्टार्ट करते हैं अभी कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट की स्टेम में होती कैसे है। क्लियर है? सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम। आप एक चीज समझिए पहले, वेस्कुलर कैम्बियम क्या है। देखो वेस्कुलर कैम्बियम जब भी आप बात करते हो जाइलम और फ्लोएम की, जब वेस्कुलर बंडल के अंदर आप जाइलम फ्लोएम की बात करते हो तो जाइलम अंदर की साइड है और फ्लोएम बाहर की साइड है, इनके बीच में इनसाइड इंट्रा कंडीशन में एक कैम्बियम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, या जो कहां पे प्रेजेंट है, इन बिटवीन प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के, तो इसको इंट्रा बोलेंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, आने वाले टाइम में क्या होता है, जब प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ये जो पेरेन्काइमेटस सेल है इस कैम्बियम की, ये और ग्रो करेंगी और एक पूरी रिंग बना लेंगी। कई सारे आप क्या देखोगे, यहां पे क्या है, वेस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम के, उनके बीच में क्या है, एक कैम्बियम है, जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, वो ज्वाइन कर जाएगी। जब कब ज्वाइन करेगी, जब प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, और जब ये ज्वाइन हो जाएगी तो यहां पे एक रिंग शेप स्ट्रक्चर बनेगा। दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम, है ना। वेस्कुलर कैम्बियम वही इंट्राफेसिकुलर वाली ही कैम्बियम है, वो वेस्कुलर कैम्बियम ही है। ऑब्वियस सी बात है, वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट है तो वेस्कुलर कैम्बियम होगी। तो ये जो पर्टिकुलर कैम्बियम है, आप क्या देखोगे, एक रिंग बना लेगी। अब इस रिंग के आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, समझो क्या होगा। अब रिंग के आगे बाहर साइड में जो फ्लोएम होगा वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर साइड में जो जाइलम होगा वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी जाइलम। और इस पर्टिकुलर केस में ये जो रिंग है ये काफी एक्टिव होगी, और एक्टिव होने की वजह से आप क्या देखोगे, ये इन दोनों को सेपरेट कर देगी। अब आप क्या नोटिस करेंगे कि जो फ्लोएम है वो पेरिफेरी साइड में चला गया, जाइलम जो है वो अंदर साइड में आ गया। मतलब प्राइमरी जो सेकेंडरी जाइलम है वो अंदर है, सेकेंडरी फ्लोएम है जो बाहर है। अब एक चीज नोटिस करिए कि जो सेल डिवीजन या बहुत तेजी से जो डिवीजन होगा, एक्टिव डिवीजन होगा, वो जाइलम में होगा, सेकेंडरी जाइलम में, क्योंकि वो अंदर साइड में है। फ्लोएम में थोड़ा कंपैरेटिवली कम होगा। अब आप क्या देखेंगे कि जो सेकेंडरी फ्लोएम है या बाहर वाला जितना भी फ्लोएम है वो क्रश होने लगेगा। क्यों क्रश होने लगेगा? क्योंकि जो सेकेंडरी जाइलम है अंदर, वो एक्टिवली डिवाइड कर रहा है और ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, तो बाहर की साइड में फोर्स लगेगा, जिस वजह से बाहर का जो फ्लोएम है वो क्रश हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, क्रश हो जाएगा। और इस तरीके से आप क्या देखोगे, अंदर से ग्रिथ बढ़ती जाएगी, अंदर से और ग्रिथ बढ़ेगी। क्लियर है? इस तरीके से कुछ कंडीशन सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होंगी। राइट, यहां पे आपने वेस्कुलर कैम्बियम का इंपॉर्टेंट रोल देखा। अब एक चीज और समझो कि बाहर से, कैम्बियम के बाहर वाले पार्ट से ही, बाहर से अंदर की तरफ कुछ रेज अंदर की तरफ आ रही होंगी, इनको मेडुलरी रे बोलते हैं। और इन मेडुलरी रे का काम है कि पानी और खाना पहुंचा देना अंदर तक, क्योंकि अंदर अब क्या हो रहा है, अंदर जो जाइलम है वहां पे एक्टिवली डिवीजन चल रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके की कंडीशन आपको सेकेंडरी ग्रोथ में देखने को मिलेंगी। अब हम कुछ डिफरेंट काइंड की वुड्स की बात करते हैं, सैप वुड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वुड। ये वाला पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। कुछ स्पेसिफिक टाइप की वुड्स की बात कर लेते हैं, इनमें क्या होता है, और ये हमने यहाँ पे डाइकॉट की एनाटॉमी के रेस्पेक्ट में बात की। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, चलो इसके आगे चीजों को और समझते हैं। तो यहां पे हम पहले बात करते हैं स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की, इसको समझिए। अच्छा, एक चीज यहां पे जानिए कि जो कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी पूरे साल एक जैसी नहीं होती। राइट, ये उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ये उसके इन्वायरमेंटल कंडीशन पर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जिसी का ये उदाहरण भी है, यहां पे समझिए, जैसा कि स्प्रिंग के टाइम पे, जब स्प्रिंग का महीना आता है तो उस समय आप क्या देखोगे, कैम्बियम काफी एक्टिव होती है, कैम्बियम इज मोर एक्टिव। और उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो क्या करती है, जाइलम के एलिमेंट को, जाइलमरी एलिमेंट को खूब एक्टिवली बनाती है। यहां पे लार्ज कैविटीज आपको देखने को मिलेंगी। राइट, कई सारे वेसल्स स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिलेंगे। और इस समय बनने वाली इस वुड को हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग वुड बोलेंगे। दूसरी तरफ जब महीना ऑटम का आएगा, जब ऑटम का टाइम आएगा, उस समय जो कैम्बियम है वो लेस एक्टिव हो जाएगा। उस समय आप क्या देखोगे, जो जाइलमरी एलिमेंट बन रहे हैं वो कंपैरेटिवली कम बन रहे हैं, और यहां पे कैविटीज नहीं मिलेंगी। और इस समय बनने वाली वुड में हम क्या बोलेंगे, ये आपकी भाई कौन सी वुड है, ये आपकी ऑटम वाली वुड है। राइट, और इसको हम लेट वुड भी बोलते हैं, और स्प्रिंग वाली को हम अर्ली वुड भी बोलते हैं। अर्ली और लेट। आप यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे कि जो अर्ली वुड है, जो हमारी स्प्रिंग की वुड है, वो कंपैरेटिवली लाइट होगी वेट में, और ऑटम वाली जो है उसका वेट काफी ज्यादा होगा। और आप यहां पे एक चीज और नोटिस करेंगे कि जब इस तरीके की रिंग बन के आएंगी पूरे साल भर में, तो दो रिंग आपको देखने को मिलेंगी, स्प्रिंग वाली अलग, ऑटम वाली अलग। राइट, और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, एन्युलर रिंग। और एक साइंस है जिसमें हम क्या देखते हैं कि प्लांट की एज के बारे में पता करते हैं कि प्लांट की एज कितनी है ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग दीज एन्युलर रिंग। इज इट क्लियर? तो ये हमने बात की स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं हार्टवुड और सैपवुड की। देखो,
होता क्या है कि जो सेकेंडरी जाइलम, जो कोर वाला पार्ट है, सेकेंडरी जाइलम, उसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट आप क्या देखोगे, फिल्ड हो जाता है कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे टेनिन, रेजिन और जो अदर टाइप के ऑयल है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो क्या होते हैं, यहां पे भर जाते हैं, जिस वजह से ये डार्क हो जाता है। कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। अब यहां पे एक बात और समझिए कि ये जो सेंट्रल पार्ट है, जिसमें जिस सेंट्रल पार्ट में जो सेकेंडरी जाइलम है, ये डार्क कलर का हो गया, और इसके होने के बाद अब आप यहां पे देखोगे वाटर का कंडक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो ट्रैकेट्स हैं, वेसल्स है, उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस भर गए हैं, तो वाटर का कंडक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि जाइलम का ट्रैकेट और वेसल ही वाटर कंडक्शन कराता है, और उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस भर चुका है। तो क्या ये वाटर कंडक्शन कराएगा, नहीं, ना ये वाटर कंडक्शन अब नहीं करा पाएगा, ना ही मिनरल का कंडक्शन करा पाएगा। करेगा क्या, इस समय ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा। इतने बड़े बड़े प्लांट जो खड़े रहते हैं वो इसी वजह से हैं, क्योंकि उनका कोर पार्ट जो है बेटा वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है इन सेकेंडरी जाइलम की वजह से। वो अलग बात है कि ये वाटर कंडक्शन नहीं करा पाते, वो रेस्ट पार्ट कराएंगे, अभी मैं बताऊंगा। तो ये जो पार्ट है ये क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसी पर्टिकुलर पार्ट को हम हार्टवुड बोलते हैं, या फिर हम ड्यूरामेन भी बोल सकते हैं, राइट। इसको क्या बोल रहे हैं, हार्टवुड। अब ये जो वाटर कंडक्ट नहीं हो रहा वो दो कारणों से हो रहा है, बताया कि ट्रैकेट और वेसल किससे भर जाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। और एक और स्ट्रक्चर टाइलोस कहलाता है, जिसमें क्या होगा कि इन जाइलम और ये जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होती है, इनके अंदर जो कैविटी होती है, वहां पे बैलून लाइक, थोड़े से बबल लाइक और स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाते हैं, राइट। वो सॉलिड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाते हैं, जिस वजह से वाटर को कंडक्ट नहीं करा पाता। अब दूसरी तरफ जो हमारा पेरिफेरल पार्ट बचता है सेकेंडरी जाइलम का, जो बाहर वाला पार्ट बचता है, उस पर्टिकुलर पार्ट में आप क्या देखोगे, लाइट कलर रहेगा, वहां पे कोई डिपोजिशन नहीं हो पाएगा। तो वो जो पार्ट है वो वाटर का कंडक्शन, मिनरल का कंडक्शन इजीली करा पाएगा, जिसे हम सैपवुड बोलते हैं। बेटा अगर हम बात करें इस हार्टवुड की, तो हार्टवुड में आप क्या देखते हो, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग होती है लिग्निन वगैरह की वजह से, तो इसमें इंसेक्ट वगैरह भी नहीं लगते, ये बहुत ही वाटर को भी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करती, इसीलिए वेस्टवुड जो बोलते हैं वो कौन सी है, हार्टवुड है। इसी कारण से हार्टवुड क्या है, वेस्टवुड है, क्योंकि उसमें टर्माइट्स भी नहीं लगेंगे, दीमक भी नहीं लगेंगी, उसमें कोई इंसेक्ट भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, वाटर भी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भरे हुए हैं, जिस वजह से ये जो वुड है वो बेस्टवुड की कैटेगरी में आती है। इज इट क्लियर। तो यहां पे हमने हार्टवुड और सैपवुड की बात की। बढ़ते हैं आगे की तरफ, फाइनल पार्ट की तरफ, और बात करेंगे कॉर्क कैम्बियम की। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो अब हम फाइनली बात करते हैं कॉर्क कैम्बियम की। कॉर्क कैम्बियम में आप देखिए, ये जो बाहर वाला कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, या आप कह सकते हैं जो वेस्कुलर बंडल है उसके बाहर वाला पार्ट है, उस पर्टिकुलर पार्ट में, उस कॉर्टेक्स के पार्ट में एक बीच में कॉर्क कैम्बियम क्रिएट होगी, राइट। ये सिमिलर मैनर में सेकेंडरी ग्रोथ है, मगर आउटर पार्ट में। जैसे हमने सेकेंडरी ग्रोथ हमने अंदर वाले पार्ट में देखी, वेस्कुलर बंडल में देखी, सिमिलर मैनर में कहीं ना कहीं बाहर कॉर्टेक्स वाले पार्ट में भी ऐसी कंडीशन डेवलप होती है। आप क्या देखेंगे, जो कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम क्या करेगा, यहां पे दो पार्ट डिवाइड कर देगा। बाहर वाले पार्ट को अपन कॉर्टेक्स बोलेंगे और अंदर वाले पार्ट को हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलेंगे। और दोबारा से एक और हो सकता है नेक्स्ट ईयर एक और कॉर्क कैम्बियम इस सेकेंडरी कॉर्टेक्स में बने, फिर उसके बाहर वाला पार्ट कॉर्क रह जाएगा, अंदर वाला पार्ट फिर से सेकेंडरी कैम्बियम, और फिर इसी तरीके से हर साल एक और कॉर्क कैम्बियम डेवलप होती है। कॉर्क कैम्बियम के बाहर वाले पार्ट को अपन कॉर्क बोल रहे हैं। कॉर्क अपन आप देखते हैं कि जो कई सारी बोतल होती है, बोतलों के ढक्कन में भी यूज करते हैं। होता क्या है, कॉर्क कैम्बियम में कॉर्क को कॉमर्शियली भी यूज करते हैं, और जो कॉर्क वाला पार्ट है उस पर्टिकुलर पार्ट में जो कॉर्क कैम्बियम है उसके बाहर वाला साइड, आउटर साइड में जो बन रहा है वो कॉर्क है, उसमें क्या देखोगे, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, जिस वजह से वो वाटर को अलाउ नहीं करती, वाटर इम्परमिएबियस हो जाती है, वाटर की एंट्री नहीं करवाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई पानी नहीं सोख पाएगा, इसीलिए आप बोतल के ढक्कन की जगह उसको यूज कर सकते हो, राइट। ओक प्लांट से आप कॉर्क, बोतल के कॉर्क काफी सारे बनाते हो, और वहां से आप क्या देखते हो, कॉर्क कैम्बियम के वजह से वो कॉर्क बनता है, और उसको हम पर्टिकुलर बेसिस पे यूज करते हैं। आगे समझिए नेक्स्ट पार्ट को, कि यहां पे एक वर्ड यूज होता है बार्क। बार्क वाला वर्ड ये बहुत नॉन टेक्निकल वर्ड है। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर का जितना भी पार्ट है, जिसमें हम सेकेंडरी फ्लोएम को भी कंसीडर कर सकते हैं, इस सभी को हम किस में कंसीडर कर सकते हैं, बार्क में कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके की कंडीशन आपने क्या देखी, कॉर्क कैम्बियम के रेस्पेक्ट में देखी। देखो आपने वेस्कुलर कैम्बियम की बात की, वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर बंडल में इन्वॉल्व था, वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा था। कॉर्क
कैम्बियम आउटर कॉर्टेक्स वाले रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ की तरह ही कंडीशन क्रिएट करता है। यहां पे भी हर साल नई नई रिंग क्रिएट होती है। तो ये आपने बात की कॉर्क कैम्बियम की। और फाइनली अगर आप बात करें कि सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ रूट, इट ऑलमोस्ट सिमिलर टू द स्टेम पार्ट, ऑलमोस्ट उसी तरीके से यहां पे भी आप कंडीशन देखने को मिलेंगी आपको भी। और वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में बात करें, कंप्लीटली वो कैसा होता है, सेकेंडरी नेचर का होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक नेचर का होता है। तो बच्चों इस आज के पॉडकास्ट पर्टिकुलर सेशन में हमने पूरे इस चैप्टर को एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में काफी हद तक चीजों को कवर किया है। मैंने स्टार्टिंग में आपसे मेंशन किया टिश्यू क्या होता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, उनकी हमने स्टार्टिंग से बात की। हमने टिश्यू पे डिस्कशन किया जो कि हमने बताया कि मेरिस्टेमेटिक है और परमानेंट है। परमानेंट में सिंपल कंडीशन है, कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। सिंपल में भी हमने पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा देखा। हमने कॉम्प्लेक्स में हमने डिफरेंट काइंड की कंडीशन देखी। कॉम्प्लेक्स में हमने जाइलम फ्लोएम देखा, जाइलम फ्लोएम भी डिफरेंट टाइप की बात की। फिर हमने टिश्यू सिस्टम की बात की। हमने टिश्यू सिस्टम में देखा कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है और कॉर्टिकल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है और अंदर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। फिर उसके बाद हमने सेकेंडरी ग्रोथ की बात की। सेकेंडरी ग्रोथ में हमने देखा कि दो टाइप के कैम्बियम इन्वॉल्व है, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम आपका वेस्कुलर वंडल में सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहा है, कॉर्क कैम्बियम आपके कॉर्टेक्स वाले आउटर पार्ट में सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहा है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट चैप्टर एंड अप होता है आज के इस पॉडकास्ट सेशन में। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, इस सेशन को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट सीरीज को इतना प्यार देने के लिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं आपसे आज के सेशन से अलविदा लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।